हे दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स थर्सडे में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कंसल्टेंसी वर्सेस सैलरीड पर्सन। कंसल्टेंसी वर्सेस सैलरीड में हम आज ये कवर करने वाले हैं कि भाई जिन एम्प्लॉयज़ के पास में या जिन लोगों के पास में ये चॉइस है कि भाई जो कंसल्टेंट रह सकते हैं और इधर दे कैन बी ए कंसल्टेंट और दे कैन बी अ सैलरीड, तो उनके पास चॉइस है, वो ऑप्ट कर सकते हैं कि भाई उनको कंपनी की तरफ से चॉइस है और वो ऐसी पोजीशन पे है जो जहाँ पे वो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई वो कंसल्टेंट भी हो सकते हैं या सैलरीड भी हो सकते हैं। तो आज हम देखेंगे दोस्तों कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस होता है और किन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होता है जब हमको इस चीज़ पर डिसाइड करना होता है कि भाई वेदर टू बी ए कंसल्टेंट और टू बी अ सैलरीड। तो देखते हैं दोस्तों कि भाई क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इसमें। पहला तो होता है कि भाई आईटीआर जो होता है, आईटीआर फॉर्म अगर कंसल्टेंट है तो उसको बिजनेस इनकम के अंडर में आईटीआर 3 या 4 फाइल करना होता है। अगर वो सैलरीड है तो उसको आईटीआर 1 और 2 फाइल करना होता है। अब आईटीआर 3, 4 या 1 और 2 में फ़र्क किस में पड़ता है, तो वही आईटीआर 1 और 2 ही सिंपलर फॉर्म, वो आसानी से भरा जाता है और उसका जो रिटर्न फाइलिंग का कॉस्ट भी होता है वो रिजनेबली कम होता है। एज अगेंस्ट जो कंसल्टेंट को फाइल करना होता है आईटीआर 3 या फिर 4, उसकी कॉस्ट हायर होती है और कभी कभी काफ़ी हायर होती है, जो कि इसके 5 टाइम्स 10 टाइम्स भी हो सकती है सैलरी रिटर्न के। तो वो एक कंसर्न होता है, वो एक डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है कि भाई इसका कंप्लायंस कॉस्ट जो है, आईटीआर फाइलिंग का कॉस्ट जो है। दूसरा होता है दोस्तों कि भाई अगर कंसल्टेंसी में प्रोफेशनल फीस अगर 50 लाख से ऊपर चली जाती है, 50 लाख से अबव हो जाती है, तो वहां पर ऑडिट मैंडेटरी होता है। इनकम टैक्स के अंडर में ऑडिट मैंडेटरी होता है, तो ऑडिट की एडिशनल फीस भी चार्ज हो जाती है। पर अगर सैलरीड पर्सन है तो 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, कोई भी अमाउंट की सैलरी हो, उनको ऑडिट कभी एप्लीकेबल नहीं होता है। वो आईटीआर 1 और 2 ही फाइल करते हैं और उसकी कॉस्ट रीजनेबली लोअर ही होती है। तो ये ऑडिट का भी एक पॉइंट एप्लीकेबल होता है। फिर दोस्तों, अगर कोई कंसल्टेंसी में जाना चाहता है, अगर कंसल्टेंसी में जाता है तो उसको अगर उसकी ग्रॉस रिसीट 20 लाख से अबव होती है, 20 लाख से ज़्यादा अगर उसकी ग्रॉस रिसीट्स होती है तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लेना मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पर और सैलरी में अगर होता है तो सैलरी में कोई भी सैलरी रहो, कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी। पर इसके साथ में लोगों को सवाल ये हो सकता है कि भाई जीएसटी एप्लीकेबल होगा तो क्या जीएसटी की कॉस्ट हमारी होगी? तो नहीं, डेफिनेटली ये कॉस्ट हमारी नहीं होती है, एम्प्लॉय की नहीं होती है या कंसल्टेंट की नहीं होती है। अगर मेरी कंसल्टेंसी पर मंथ की अगर 1 लाख रुपए की है और जब जीएसटी चार्ज हो जाएगा तो 1 लाख प्लस 18%, तो ऐसे मेरी 18,000 का जीएसटी मुझे चार्ज होगा, जो कि कंपनी एडिशनली मुझे रिएम्बर्स करेगी, एडिशनली मुझे पे करेगी और वो मैं जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दूंगा और उस जीएसटी का जो कंपनी को एडिशनल कॉस्ट लगी है उसका कंपनी को क्रेडिट मिल जाएगा। तो इवन कंपनी को भी उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है, कंपनी वो सामने उनका जो आउटपुट टैक्स होता है उसके अगेंस्ट में क्रेडिट क्लेम करने वाली है, इसलिए उनको भी वो पे करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो जीएसटी का एज सच कोई इंप्लीकेशन नहीं है, पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की वजह से जीएसटी रिटर्न का कंप्लायंस हमारे ऊपर होता है कि भाई मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे हमको जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। तो उसकी एक एडिशनल कंप्लायंस कॉस्ट हमको एक्स्ट्रा लग सकती है, लगेगी कि भाई हमारे जितने भी कंसल्टेंसी के बिल रेज होंगे और जो भी लायबिलिटी होंगी वो रिटर्न के साथ में हम पे करेंगे। इसके साथ में एक एडेड एडवांटेज होता है कंसल्टेंट को, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमने लिया है और जीएसटी हम चार्ज कर रहे हैं, तो हमको उसके अगेंस्ट में जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, तो जैसे हमने कभी मोबाइल खरीद लिया, कोई लैपटॉप खरीद लिया, तो लैपटॉप होता है 50,000 का, उसके ऊपर होता है 9,000 रुपए का जीएसटी, क्योंकि 18% से जीएसटी चार्ज होता है। या फिर कहीं हम होटल में स्टे करने गए बिजनेस पर्पज से, वहां पर रूम रेंट होता है एक्स अमाउंट और उसके ऊपर 12% या 18% का जीएसटी चार्ज होता है। तो ये जो जीएसटी चार्ज होता है वो अगर हम एम्प्लॉयमेंट में हैं तो हमको उसका कोई बेनिफिट मिलता नहीं है, पर अगर हम कंसल्टेंसी में हैं और हमारे पास में जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो उन सारे जीएसटी का क्रेडिट मुझे मिल जाता है। तो अगर मैंने लैपटॉप खरीदा है तो मुझे उस लैपटॉप की कॉस्ट सिर्फ 50,000 ही रहेगी, 9,000 जो ऊपर मैं जीएसटी भर रहा हूं वो जीएसटी का क्रेडिट मुझे मिल जाएगा, जो कि मेरे कंसल्टेंसी बिल के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो जाएगा। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि भाई 1 लाख का मेरा कंसल्टेंसी बिल है,
1 लाख के ऊपर मैंने 18% चार्ज किया, 18,000 मैंने चार्ज कर दिया, 1,18,000 सामने वाले ने मुझे पे कर दिया। अब मैंने गवर्नमेंट को जो 18,000 भरने हैं तो मैं 18,000 भरूंगा नहीं, अब मैं सिर्फ 9,000 भरूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लैपटॉप के ऊपर 9,000 रुपए भर दिए हैं। ऐसे मेरे पास अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं। अगर मेरे पास पोस्टपेड का बिल है तो मेरे पास पोस्टपेड के बिल पे आता है, मैंने मोबाइल खरीदा है, मैं होटल में स्टे कर रहा हूँ, फूड का एक्सपेंस हमको मिलेगा नहीं, बट बाकी अदर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, अदर कोई एक्सपेंस है जो मैं बिजनेस रिलेटेड है या बिजनेस रिलेटेड जस्टिफाई हो सकते हैं, उन सारे एक्सपेंसेस का जीएसटी क्रेडिट हमको मिलेगा, बिकॉज आई एम हैविंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। फिर दोस्तों, अगर मैं कंसल्टेंसी में हूं तो कंसल्टेंसी में होने के कारण से मुझे बिजनेस रिलेटेड या मेरे एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है उन सबका क्रेडिट भी मिलता है। मैं सैलरी में हूं तो मुझे कोई भी एक्सपेंस का क्रेडिट नहीं मिलता है। इवन मेरे ट्रांसपोर्ट का, पेट्रोल का अगर मेरे अलाउंस में है तो ठीक है, नहीं तो मुझे उसका भी क्रेडिट नहीं मिलता है। तो मैं जो भी एक्सपेंस मेरे बिजनेस रिलेटेड करता हूं तो उसका सारा क्रेडिट मिलेगा। लाइक मैं घर से अगर ऑपरेट कर रहा हूं, मैं घर से काम कर रहा हूं, तो मेरे घर का अगर रेंट पे है तो एक रूम अगर मैं मेरे प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा हूं तो एक रूम का रेंट जो है, अगर मेरा 10,000 रुपए है रेंट है टोटल, और उसमें अगर मेरा एक रूम का 25% अगर मैं कैलकुलेट करता हूं 4 रूम के हिसाब से, तो मुझे 2,500 पर मंथ का एक्सपेंस मिलेगा, जिसके ऊपर मुझे कोई टैक्स भरना नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोपोर्शनेटली मुझे यहाँ पे क्लेम करते आएगा। स्वीपर, जो घर का स्वीपर है, जो मेरी रूम या ऑफिस की रूम जो क्लीन कर रहा है, उसके लिए स्वीपर का एक्सपेंस भी मुझे मिलेगा। फिर मुझे वहां पर मैं जो भी लैपटॉप खरीद रहा हूं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा, मोबाइल ले रहा हूं तो मोबाइल के ऊपर का एक्सपेंस मिलेगा, मेरा टेलीफोन बिल के ऊपर एक्सपेंस मिलेगा, इंटरनेट के ऊपर इंटरनेट बिल का भी एक्सपेंस मिलेगा। जो भी एक्सपेंस मैं अपने बिजनेस के लिए जस्टिफाई कर सकता हूं वो सब मिलेगा। इवन आई एम ओनिंग अ कार, तो उस कार का या 2 व्हीलर का जो भी है, पेट्रोल का खर्चा है या फिर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है, ये सारे एक्सपेंस जो मुझे सैलरी में अलाउड नहीं है वो सारे एक्सपेंस मुझे कंसल्टेंसी में मिल सकते हैं। तो उसके कारण से मेरा टैक्स जो है वो लोअर हो जाता है और मुझे कम अमाउंट पे टैक्स भरना होता है। बाकी टैक्स स्लैब तो दोनों जगह पे सेम ही होता है, 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट है, उसके बाद में 5%, 20%, 30% जो भी है, जो भी डिडक्शन मिलते हैं दोनों जगह पे इक्वली मिलते हैं। बट सैलरी में मुझे सिर्फ फिक्स अलाउंसेस का ही डिडक्शन मिलता है। लाइक एचआरए है तो एचआरए में भी जितना रेंट पेड है उसमें भी 3 कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, मेट्रो सिटी, नॉन मेट्रो सिटी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये सारे जो कंडीशंस है, ये कंडीशन होने के बाद मुझे एक्स अमाउंट का एचआरए का डिडक्शन मिलता है। पर यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पर ऑफिस के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो सारे मिलेंगे, प्लस एचआरए जो मैं घर का रेंट भर रहा हूँ खुद का पर्सनल, उसका मुझे एक्सपेंस मिलेगा सेक्शन 18G में, जहां पर मैं चैप्टर 6A के जो डिडक्शन होते हैं वहां पर मुझे 60,000 अप टू 60,000 का मुझे उसका डिडक्शन मिलता है, वो अलग से मिलता है एचआरए के फॉर्म में। फिर अगर मैं कंसल्टेंसी में हूं तो मुझे कुछ रजिस्ट्रेशन लेने मैंडेटरी होते हैं। लाइक पीटी रजिस्ट्रेशन जो सैलरी में हमारा 200 रुपीज पर मंथ डिडक्ट होता है, वो मेरे लिए सेल्फ एम्प्लॉयड होने के कारण से या कंसल्टेंसी पे कन्वर्ट होने के कारण से उसका डिडक्शन मुझे नहीं, उसका वो मैं भर नहीं रहा हूं 200, तो मुझे खुद का पीटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है और एनुअली 2,500 जो है वो भरना होता है। सैलरी में भी सेम होता है, यहां पर भी सेम होता है, पर ये रजिस्ट्रेशन मुझे खुद लेना होता है। तो वो रजिस्ट्रेशन वंस फॉर लाइफ टाइम, मतलब एक ही बार लाइफ टाइम में लेना होता है, हमको हर बार लेना नहीं होता है, पर वो एक रजिस्ट्रेशन हमारे पास रहना होता है और हर साल हमको 2,500 एनुअली जून में भरना होता है। इसके साथ में मुझे एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, बिकॉज आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, तो मुझे एमएसएमई या उद्योग आधार या शॉप एक्ट जो भी बोलो, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होता है, सो दैट इट प्रूव्स कि भाई मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। और बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, करंट अकाउंट ओपन करने के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं कि भी मैं खुद अपना बिजनेस कर रहा हूँ या मेरा प्रोफेशन है, ये जस्टिफाई करने के लिए उनको भी ये रजिस्ट्रेशन लगता है, तो ये लेना होता है। और अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही होता है, वो तो होता ही है। फिर लेबर लॉज होते हैं दोस्तों। लेबर लॉज के अंडर में अगर मेरे पास में, मैं बीइंग कंसल्टेंट, अब हम जिस कंसल्टेंट की बात कर रहे हैं वहां पर तो हम देख रहे हैं कि भाई मैं जस्ट सैलरी में था और मेरा बस कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दिया और एम्प्लॉयमेंट की जगह पे इट इज कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर एम्प्लॉयज और इनका हमको कंसर्न तो रहेगा नहीं, तो इसलिए लेबर लॉज के दोनों भी जगह पे हमको कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। बट अगर प्योरली फ्रीलांसर या प्योरली अगर कोई कंसल्टेंट बोले तो उनके पास अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 20 हो जाते हैं, अबव हो जाते हैं, तो पीएफ वगैरह ये सारे जो रजिस्ट्रेशन है वो होते हैं। पर ये हम यहाँ पर वो डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन डिस्कशन का मोटो ये है कि भाई कोई अगर बंदा है जो सैलरीड है और उसके पास चॉइस है कि भाई वो कंसल्टेंसी में भी जा सकता है,
कीपिंग अदर कंडीशंस सेम, कि भाई वो एवरीडे काम करेगा, सब कुछ जैसे पहले जैसे कर रहा था उसी रोल पे काम कर रहा है, बस उसका कॉन्ट्रैक्ट का नेचर बदल रहा है एम्प्लॉयमेंट से कंसल्टेंसी। तो वहां पर हमको लेबर लॉज के भी कंप्लायंसेस करने की जरूरत नहीं है। अब आता है दोस्तों मेन टैक्सेशन का पॉइंट। टैक्सेशन में हमारे पास में सेक्शन 44 EDA होता है, जो अगर मेरी रिसीट ग्रॉस रिसीट 50 लाख एंड बिलो है, 50 लाख से नीचे है, तो मुझे उस स्कीम के अंडर में, उस सेक्शन के अंडर में, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंडर में सिर्फ 50% पे टैक्स भरना होता है, बाकी 50% पे टैक्स भरना नहीं होता है। इट इज डीम्ड दैट दीज आर एक्सपेंसेस, मेरे प्रोफेशन के लिए वो सारे एक्सपेंसेस है और डायरेक्टली मैं 50% पे टैक्स भर के मैं रिलीफ हो सकता हूँ। ये बहुत बड़ा रिलीफ है कंसल्टेंट के लिए, जो कि सैलरी में नहीं है। सैलरी में अगर मेरी 40 लाख की सैलरी है तो मुझे 40 लाख पे पूरा टैक्स भरना पड़ता है, जो भी डिडक्शन मुझे मिल जाते हैं HRA के उसके, वो छोड़कर बाकी सब पे मुझे टैक्स भरना पड़ता है। और जो डिडक्शंस होते हैं वो भी बहुत नॉमिनल होते हैं, 5-6 लाख के ऊपर होते नहीं है। यहाँ पर स्ट्रेट अवे मुझे 50% का डिडक्शन मिल जाता है। तो ये यहाँ पर एक मेजर डिसीजन मेकिंग फैक्टर बन जाता है कि भाई मैंने कंसल्टेंसी में जाना या नहीं जाना। तो ये जब तक के 50 लाख के बिलो इनकम है। अगर मेरा इनकम 50 लाख से अबव हो जाता है तो ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होता है, जो कि 50% में टैक्स करने का। तो मुझे वहां पर ऑडिट करना होता है और उस ऑडिट में मुझे सारे एक्सपेंस अलाउड हो जाते हैं जो कि हमने अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए किए हैं। लाइक मेरा होटल स्टे है, मेरा ट्रैवलिंग का है, मेरे फ्लाइट का टिकट है, मेरे घर का रेंट है, मेरे इंटरनेट का है, होटल है। तो ये सारे जो भी एक्सपेंसेस है जो मैं बिजनेस के रिलेटेड करता हूँ वो सारे एक्सपेंस तो अलाउ होते हैं। सैलरी में वैसे सारे एक्सपेंस अलाउ होते नहीं है, लिमिटेड एक्सपेंस हमको सैलरी में अलाउड होते हैं जो कि अलाउंस के फॉर्म में मिलते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए हमको देखना चाहिए। इसके साथ में दोस्तों, क्योंकि टैक्सेशन भी कम होता है कंसल्टेंसी में और उसमें PF, ESI, लेबर वेलफेयर फंड, ये सारे जो डिडक्शंस होते हैं ये नहीं होते हैं, तो डिस्पोजेबल इनकम जो होता है कंसल्टेंसी के अंदर में ज्यादा होता है और सैलरी के अंडर में कम होता है, क्योंकि PF डिडक्ट होता है, ESI, लेबर वेलफेयर फंड और टैक्सेशन भी लोअर हायर साइड में होने के कारण से हमको सैलरी में डिस्पोजेबल इनकम या टेक होम जो हमारा आता है वो थोड़ा कम आता है सैलरी में और कंसल्टेंसी में ज्यादा आता है। पर इसके साथ में दोस्तों हमको ये भी देखना चाहिए कि भाई क्योंकि हम सैलरी में नहीं हैं, हम कंसल्टेंसी में हैं, तो जो सैलरी के रिलेटेड बेनिफिट्स हैं कि भाई मुझे PF जो मेरे बिहाफ पे भरा जाता है तो वो मेरी अलग से सेविंग होती है, वो तो मेरे पैकेज में ही इंक्लूड है, इसलिए वो तो अमाउंट वाइज कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट इन्वेस्टमेंट होते जा रही है। दूसरा तो मुझे ग्रेच्युटी मिलता है। ग्रेच्युटी अगर मैं एक्स नंबर ऑफ ईयर्स तक अगर मैं एम्प्लॉयमेंट में हूँ तो मुझे ग्रेच्युटी भी अप्लीकेबल होती है और मुझे रिटायरमेंट के समय में ग्रेच्युटी भी मिलती है। तो ये कुछ बेनिफिट होते हैं जो मुझे मिलते नहीं है। कभी कभी कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है या और कोई इंश्योरेंस होता है तो वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद, एम्प्लॉयमेंट से निकलने के बाद और कंसल्टेंसी में जाने के बाद वो मुझे मिलेंगे नहीं। तो ये चीज भी हमने डिसीजन लेते समय ध्यान में रखनी चाहिए। प्लस जब हम एम्प्लॉयमेंट में होते हैं तो हमको नोटिस पीरियड होता है। एक वे में हम उसको दोनों एंगल से देख सकते हैं कि भाई नोटिस पीरियड समटाइम्स इट इज बर्डनसम, कि भाई नोटिस पीरियड सर्व ही करना पड़ता है, कंसल्टेंसी में वो सर्व करने की जरूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं नोटिस पीरियड के लिए अगर सर्व करता हूं तो मुझे कंपनसेशन भी दिया जाता है। अगर नोटिस पे के पहले अगर मुझे निकाला जाता है तो मैं नोटिस पे के पहले अगर जाता हूं तो मुझे वो कंपनसेशन भी मिल जाता है, या फिर मैं नए जगह पे भी जहां पर ज्वाइन करता हूं तो वहां पर भी मुझे पुराने कंपनी का नोटिस पे भी मुझे मिल जाता है। ये बात हमको कंसल्टेंसी में होने के चांसेस कम होते हैं, तो इसीलिए ये बेनिफिट को भी हमने देखना चाहिए जो कि मुझे एम्प्लॉयमेंट में मिलते हैं। होप दोस्तों आपको इस पर से डिसीजन लेने में आसानी होगी कि भाई कंसल्टेंसी में जाना चाहिए या एम्प्लॉयमेंट में। लुकिंग एट आवर रिस्क प्रोफाइल और हमारा जो कॉस्ट इम्प्लीकेशन है इसका एक एनालिसिस करके हमने ये हम इन पॉइंट पे डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कंसल्टेंसी में जाना बेटर है या एम्प्लॉयमेंट में जाना बेटर है। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको टैक्स रिलेटेड कोई भी पैकेज को अगर बाय करना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू उसको बाय कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और उसका लाभ उठा सकते हो। थैंक यू दोस्तों।